जैन गुड सर। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लिक्विड सोल्यूशन में और क्या बचा है? लिक्विड सोल्यूशन में बस एक बात बची हुई है, वो है गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड प्लस लिक्विड खत्म हो चुका है टोटली, और लास्ट क्लास में जियोट्रॉपिक मिक्सचर हमने कर लिया था, उसी के साथ वो चैप्टर ओवर हो जाता है। चैप्टर तो लास्ट में ये पार्ट है जो हेनरीज लॉ हमें पढ़ना है, तो आज का क्लास हार्डली 1 घंटे का चलेगा और तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपको आज स्टार्ट नहीं करेंगे वो, फिर ऑब्वियसली जीओसी होगा तो कोई और टीचर आएंगे उसमें, तो इसलिए हम लोग 1 घंटे में इसको खत्म करेंगे आज। अब हेलो सेल, हाउ आर यू बच्चा? आदित्य कुमार, गुड इवनिंग बच्चा। सो सॉल्युबिलिटी इज समथिंग जो आपको पता होगा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इनफैक्ट, कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ओनली फॉर लिक्विड प्लस लिक्विड या लिक्विड प्लस गैस या लिक्विड प्लस सॉलिड, इनमें सब में डिफाइन होता है। तो अगर अपन बात करें व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है? एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी है जिसके थ्रू वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, राइट? मतलब कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, पर्टिकुलर चीज का जो कैलकुलेशन है, जो एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप डिसॉल्व करते हो एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इज द कैपेसिटी जो कि अपने अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है कोई भी सॉल्वेंट। तो इसलिए इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि आप अब फर्दर उसके अंदर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो या तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, या फिर वो अगर गैस होगा तो एस्केप कर जाएगा, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो यही बोल रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का भी अपना एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन आप वेरी करोगे तो फॉर श्योर जो सॉल्युबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी, जो डिसॉल्विंग है, जो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, वो भी अल्टर हो सकती है। तो इसीलिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी अमाउंट सब्सटेंस घोलना शुरू करोगे, घुलता जाएगा, एक समय के बाद चीनी नीचे जाके जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को तुम गर्म कर दो, फिर से हीट कर दो, तो फिर वो चीनी आपको घुली भी दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कंडीशन तुमने चेंज कर दिया। या फिर नहीं तो मान लो तुमने गैस डालना शुरू किया लिक्विड के अंदर, एक समय तक तो लिक्विड गैस को अपने अंदर लेगा, उसके बाद वो गैस को छोड़ना शुरू कर देगा कि नहीं, मेरे को गैस फर्दर नहीं चाहिए। तो अगर आप बाहर से प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो वो गैस उसके अंदर फिर से डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या है। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही हम करेंगे। दैट इज वाई दिस लाइन दैट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको बेटा मार्क कर लो, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर हम इसको वैरी करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी वैरी कर सकती है। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो अगर अपने ग्राम में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है तो ग्राम पर लीटर बोल दो, या फिर इसी को मोल पर लीटर बोल दो, बिकॉज ऑफ ग्राम से अपन मोल तो आराम से निकाल सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके, राइट? तो यह जो यूनिट होगा यहां पर या तो ग्राम पर लीटर होगा या फिर मोल पर लीटर होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर उसने क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर दे रखा है तो आंसर ऑप्शन में ग्राम पर लीटर में होगा। अगर उसने मोल पर लीटर में दे रखा है तो आंसर ऑप्शन में मोल पर लीटर में होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोल पर लीटर में दे रखा हो, ग्राम पर लीटर में पूछ रखा हो, तो वैसे केस में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और या हो सकता है ऐसा भी हो कि ग्राम पर लीटर में दे रखा हो और मोल पर लीटर में पूछ रखा हो, तो आपको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा आंसर लाने के बाद। अब देखो ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से। सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं, सर गुड इवनिंग सर, जो आप पढ़ाओगे इस चैप्टर के बाद में उसके लिए 11th का जीओसी आनी चाहिए क्या? बेटा इसके बाद जो पढ़ाएंगे 11th की जीओसी, उसके लिए एज सच बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए सर, बेसिक से ही पढ़ाएंगे, तो एज सच बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर तो आपको पहले से आना चाहिए, जीओसी के फंडामेंटल्स, फिर उसके बाद अच्छे से क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है? कौन कौन से ऐसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है? तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा सेम डिसॉल्व सेम, राइट? सिमिलर टाइप का सब्सटेंस सिमिलर टाइप के सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मतलब अगर सॉल्यूट भी वैसा ही नेचर का हो जिस नेचर का सॉल्वेंट है, तो फॉर श्योर सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो घर में कोई पेंटर आता है तो जो पेंट लेके वो आता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं करता, उसके लिए अलग से एक ऑयल आता है, आपने देखा होगा, या तो वो पेट्रोल लेके आते हैं या फिर कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन लेके आते हैं जिसमें वो
जिसमें वो उस कलर को डिसॉल्व करते हैं और फिर उसको मिलाने के बाद वो पोचारा करते हैं या पेंटिंग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ जो वो कलर होता है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, और वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। तो वैसे केस में पोलर नॉन पोलर आपस में रिएक्ट मिक्स नहीं हो पाएंगे, किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, और जिस कारण से वो डिसॉल्विंग कैपेसिटी अपने अंदर वाटर नहीं रखता है फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लाइक अल्कोहल, तो वैसे केस में तो हो जाता है डिसॉल्व, जैसे कि हम लोग वाइन के अंदर वाटर मिला के आराम से डिसॉल्व करके डाइल्यूट करके पी लेते हैं। हम नहीं पीते, जो पीते हैं वो पी लेते हैं। ऐसा इसलिए कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल के अंदर भी OH है और पानी के अंदर भी OH है, तो वैसे केस में दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन अगर मान लो तुमने पेट्रोल को पानी में मिला दिया, तो पेट्रोल का लेयर अलग होगा और पानी का लेयर अलग होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल के अंदर पानी का डिसॉल्विंग कैपेसिटी 0 है। इनफैक्ट जो पानी है वो भी पेट्रोल को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O। तो आपको पता होगा HCl क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है कि नहीं? HCl क्या बेटा? एक पोलर सब्सटेंस है, डायपोल है इसके अंदर, और वाटर भी क्या है, एक पोलर है। तो पोलर पोलर साथ में मिल गए तो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, मजे में डिसॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर AgCl है, तो बेसिकली क्या होता है कि AgCl जो है ये तुमको पता होगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, राइट? AgCl क्या करता है बेटा? प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, इस कारण से यहां पर AgCl बहुत ज्यादा पोलर नहीं होता, कंपैरेटिवली लेस पोलर होता है, whereas HCl is comparatively more polar inside the water। तो आराम से वो टूट के डिसॉल्व हो जाता है, बट AgCl ऐसा नहीं होता, AgCl जाके वहां पे जम जाता है नीचे जाके। whereas NaCl की बात करें तो ये खतरनाक तरीके से पोलर है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये पोलर है, आराम से जाएगा और पानी के अंदर ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं C6H6 की, तो ये बेंजीन है, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा नॉन पोलर है, राइट? ये तुम्हारा क्या बेटा? नॉन पोलर है। पानी क्या बताओ? पानी तुम्हारा पोलर है, राइट? तो वैसे केस में हम बोलेंगे यहां भी सॉल्युबिलिटी नहीं के बराबर होगी, मतलब पानी यहां पर बेंजीन को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। Whereas अगर मैं बात करूं C6H6 की और C6H6COOH की, तो ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली डिसॉल्विंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली क्या होगी उसकी? बेटर होगी। मतलब पानी के अंदर बेंजीन डिसॉल्व नहीं हो पाया, बेंजोइक एसिड के अंदर कंपैरेटिवली आपको डिसॉल्विंग कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी आपको हायर साइड में मिलेगी। अब यहां पर भी क्या होता है कि जब आप सॉल्युबिलिटी देखते हो, तो सॉल्युबिलिटी होते समय जब सॉल्युबल कोई चीज होता है अंदर में, तो वो प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे सॉल्ट का या फिर सल्यूट का जो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसका नेचर कैसा है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके बाद मैं उसी के ऊपर जाऊंगा। तो अगर मैं बोलूं पहला वाला, तो मैं बोलूंगा पहला वाला सॉल्युबल है, राइट? पहला वाला सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। दूसरा वाला इनसॉल्युबल होगा बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा यहां पर, या इनसॉल्युबल होगा। तीसरा वाला सॉल्युबल होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा NaCl। चौथा वाला इनसॉल्युबल होगा क्योंकि ये डिफरेंट टाइप हो गया इसका नेचर, और ये इनसॉल्युबल हो गया। ये वाला तुम्हारा कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल होगा, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा क्या होगा? मोर सॉल्युबल होगा। तो इस तरह से हम आराम से देख के बता सकते हैं कौन किसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आइडिया होना चाहिए हमें। ये क्लास 9 10th में भी अपन पढ़ चुके हैं। कहां से क्वेश्चन बनने शुरू होंगे वो ये देखो। अब देखो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें हमने पानी डाला और बनाया कॉपर सल्फेट एक्वस, और यहां पर तुम देख सकते हो एनर्जी रिलीज हुई है, दिख रहा है आपको? +E लिखा है, मतलब क्या? एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? प्रोसेस कैसा है बेटा? तो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट? वेयर एज अगर मैं KCl की बात करूं, तो KCl के अंदर आप देखोगे H2O डाला तो KCl एक्वस बना, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ ए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब आपको यहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। इस प्रोसेस में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और प्रोसेस जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है KCl के अंदर डालने पे, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है अगर मैं CuSO4 में पानी को CuSO4 में डालूं या CuSO4 को पानी में डालूं, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब यहां पर तुम्हारा ये CuSO4 जो है ये तुम्हारा सल्यूट है, ये तुम्हारा सल्यूट है, और पानी जो है ये तुम्हारा सॉल्वेंट है। सिमिलरली यहां पर KCl तुम्हारा सल्यूट है, ये तुम्हारा सल्यूट है, और पानी जो है ये सॉल्वेंट है। यहां पर एक चीज लिख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, बेसिकली सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी लिख लो यहां पर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी।
इससे पहले था नेचर डिपेंडेंसी, नेचर कैसे डिपेंडेंसी शो करता है, और ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी में आप देखो क्या हो रहा है कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी आप रीड कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है, जो सॉलिबिलिटी का प्रोसेस है, जो डिसॉल्व करने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस नेचर का है। अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर का होगा तो मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन हीट एनर्जी बाहर से चाहती है, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, और फिर वो आराम से बाहर से सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। वेयर एज अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, मतलब वो हीट एनर्जी बाहर निकालना चाहता है, तो वैसे केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके अगेंस्ट ये चला गया। टेम्परेचर बढ़ाना अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ ये एनर्जी रिलीज करना चाह रहा था, तो सॉल्युबिलिटी आपको घटती हुई दिखेगी। मतलब ऐसा हुआ कि अगर मान लो एक कंटेनर के अंदर मैंने पहले से पानी रखा है, और उसके ऊपर आपने CuSO4 के टुकड़े डाल दिए। जैसे टुकड़े तुम डालोगे तो टुकड़े डालने के बाद टुकड़ा डिसॉल्व होगा, आराम से डिसॉल्व होगा और एनर्जी बाहर निकालेगा। अब एनर्जी बाहर निकालेगा, मान लो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे X अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो डिसॉल्व हो गया। आपने क्या करा, सेम कंटेनर लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया और सेम अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लिया, और उसके बाद तुमने बाहर से हीटिंग कर दी, बाहर से इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसकी हीटिंग कर दी। जैसे हीटिंग करोगे एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली रिलीज करता है, ये प्रोसेस एनर्जी तो रिलीज करेगा ही करेगा, लेकिन यहां पर जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो X अमाउंट थी पहले, अब वो X में से कुछ अमाउंट घट जाएगी। मतलब सॉल्युबिलिटी नेट क्या हो गया, घट गया। पहले X ग्राम डिसॉल्व हो पा रहा था, अब X माइनस Y ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रोसेस जो था एक्सोथर्मिक था, ये हीट एनर्जी बाहर निकालना चाह रहा था और आपने अगेंस्ट उसके काम कर दिया हीट एनर्जी इसको देके, तो ये प्रोसेस मना कर देगा। ये बोलेगा मैं सॉल्युबिलिटी नहीं शो कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जो काम नहीं चाहता हूं वही काम आप कर रहे हो। मैं चाहता हूं हीट बाहर निकालना, आप बाहर से हीट डाल रहे हो। आप जब बाहर से हीट डालोगे, मेरे मन के अगेंस्ट काम चल रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले X अमाउंट डिसॉल्व कर पा रहा था, अब मैं X अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। या तो आप हीट निकालो, यहां से हीट बाहर करो जो आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर हीट रखनी है आपको तो कोई बात नहीं, मैं X से कम अमाउंट डिसॉल्व करूंगा, मैं X के इक्वल अमाउंट अब डिसॉल्व नहीं कर सकता। वेयर एज अगर मान लो सिमिलर केस है, तुमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसके ऊपर बाहर से KCl डाल दिया, ये KCl है, तुमने बाहर से डाला, जो भी अमाउंट डिसॉल्व हुआ मान लो वो Z अमाउंट है, और तुमने क्या करा, इसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर में सेम अमाउंट ऑफ KCl डाला और बाहर से हीटिंग भी कर दी, बाहर से हीटिंग कर दी। जैसे बाहर से हीटिंग करोगे, ये KCl जो है, अब क्या हुआ, ये प्रोसेस जो था, इस प्रोसेस में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही थी, बिकॉज ऑफ KCl जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है पानी में, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एनर्जी तुम बाहर से दे रहे थे। अब क्या हुआ, पहले तो बाहर से दे ही रहे थे, साथ में तुमने सपोर्ट में हीट भी लगा दिया, तो जो पहले ये Z अमाउंट डिसॉल्व कर रही थी, अब ये Z प्लस W अमाउंट डिसॉल्व करेगी। सर Z और W क्या है, मैं तो एक इमेजिनेशन में कुछ भी ऐसे लेटर्स ले रहा हूं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अमाउंट बढ़ गया, जो अमाउंट सॉल्युबल हो रहा था उसका अमाउंट ही बढ़ गया अगर तुमने हीटिंग कर दी तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन सॉल्युबिलिटी के दौरान एक्सोथर्मिक होता है और कौन सा रिएक्शन सॉल्युबिलिटी के दौरान एंडोथर्मिक होता है। सर कैसे याद होगा कौन एक्सो कौन एंडो, तो बेटा मैंने इसके लिए थर्मोकेमिस्ट्री में बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर कोई भी सॉल्ट पोटेंशियल हाइड्रेट फॉर्म कर सकता है, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी सॉल्ट पोटेंशियल हाइड्रेट फॉर्म कर सकता है तो उसमें अगर तुम पानी डालोगे तो फॉर श्योर वो प्रोसेस कैसा होगा, वो प्रोसेस तुम्हारा एक्सोथर्मिक होगा। कॉपर सल्फेट को याद करो, कॉपर सल्फेट एक पोटेंशियल हाइड्रेट सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट .5H2O याद है सबको, तो कॉपर सल्फेट एक पोटेंशियल हाइड्रेट सॉल्ट है। अगर तुम उसमें पानी डालोगे तो उसके लिए बहुत मजेदार काम है, मतलब कॉपर सल्फेट पानी चाहता है और तुमने पानी डाल दिया तो बहुत अच्छा हो गया। और जब कभी भी बहुत कुछ अच्छा होता है, अट्रैक्शन फैक्टर डोमिनेट करता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। वेयर एज KCl कभी भी हाइड्रेट नहीं फॉर्म करता, KCl के साथ तुम कभी भी .XH2O नहीं देखोगे, वो हमेशा हाइड्रेट फॉर्म कभी नहीं फॉर्म करेगा, KCl ही रहता है। लेकिन ये हाइड्रेट फॉर्म नहीं कर रहा था और तुमने बाहर से पानी डाल दिया, इसके मन के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण से ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। इसीलिए याद रखना, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है।
अब Na2CO3 का बात करते हैं। Na2CO3 आपको पता होगा डॉट 10H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो डॉट 10H2O होता है, राइट। तो डॉट 10H2O का मतलब है पोटेंशियल हाइड्रेट सॉल्ट है, राइट। अगर ये पोटेंशियल हाइड्रेट सॉल्ट है तो वैसे केस में अगर तुम इसमें पानी डालोगे तो इसके लिए बहुत मजेदार कंडीशन है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पानी चाहता है ये, तो एनर्जी रिलीज करेगा। और जब एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी बेटा, निगेटिव होगी। प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर के घटाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी। तो अगर मान लो कोई बोलता है कि सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करना है और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो तुम उस सॉल्यूशन को ठंडा करोगे या गर्म करोगे? ठंडा करेंगे, है ना, ठंडा करेंगे। और मान लो KCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो सिस्टम को गर्म करोगे ठंडा करोगे? तुम कभी भी देखना, तुम पानी में NaCl डाल दो, फ्रिज में डाल देना, कभी भी वो NaCl डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व होगा भी तो बहुत समय लेगा, लेकिन वही तुमने अगर पानी में नमक डाल के हल्का हीटिंग कर दिया, तुरंत से वो डिसॉल्व हो जाएगा, तुरंत से डिसॉल्व हो जाएगा। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इनफैक्ट अगर जब हम पानी में सॉल्ट डालते भी है तो बाहर से स्टिर करते हैं ना बेटा, स्टिर देखा होगा आप लोगों ने, मिलाते चम्मच से। चम्मच से लाने का मतलब क्या है, तुम एनर्जी को ऐड कर रहे हो। ये जो तुम मिला रहे हो ना, ये टेम्परेचर क्या होता है बताओ, टेम्परेचर बढ़ती है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सिस्टम हीटिंग होती है, उसकी गर्मी बढ़ती है अंदर में, और जिस कारण से सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। कभी भी तुम सॉल्ट को पानी में डालकर छोड़ दोगे तो बहुत समय के बाद वो डिसॉल्व होगा, स्लोली डिसॉल्व होगा। और वही तुम पानी में सॉल्ट डाल के एक बार मिला दोगे तो वो तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ तुमने उसका एनर्जी इंक्रीज कर दिया स्टिर करके उसको। तो सर कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्युबिलिटी तुम घटा सकते हो और टेम्परेचर घटा के सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हो। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा के तुम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। सर ये हाँ। KSP की तरह है ना, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, KSP की तरह। वहां पे बेसिकली थोड़ा डिफरेंट था, वो ये था कि KSP हमेशा किसके लिए होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए होता है, राइट। नहीं सर, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई भी जो वो है इक्विलिब्रियम वो एक्सोथर्मिक है तो हाँ। फिर हाँ अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर ऐसा नहीं, वाला। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन था ना बेटा, यस यहाँ सर। तो सॉल्युबिलिटी ऑलवेज फॉरवर्ड है ना, इसमें बैकवर्ड तो है ही नहीं कुछ। ओके सर। सर वो सर, क्लॉसियस शुगर को कैप्रिकॉन पाउडर इक्वेशन फॉर्म से ही में- किया था वो भी। यस सर। क्या बोलो अगला? सर अगर शुगर को पाउडर्ड फॉर्म में और क्रिस्टल फॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो सर उससे क्या सॉल्युबिलिटी फैक्टर डिपेंड? देखो, अगर पाउडर फॉर्म का एक ही मतलब होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना, और कुछ नहीं होता। जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतने वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, उसको अप्रोच करेंगे, और ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, जल्दी डिसॉल्व होगा, और क्या। ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से बेटा। यहां पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लिक्विड प्लस गैस, राइट। तो अगर कभी भी तुम पानी में गैस को डालोगे तो डिसॉल्व जो है गैस होगा वाटर के अंदर, जैसे कि अपन डालते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, वाटर, है ना। क्या बना देते हैं इससे हम लोग, H2CO3, बोलो, बनाते हैं ना कार्बोनिक एसिड, बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये जो H2CO3 है इसको तुम पढ़ोगे, जगह जगह पे लिखा होता है H2CO3 इज नथिंग बट डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द वाटर, इजंट इट। तो ये कार्बोनिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं, सोडा वाटर इसको बोलते हैं आप, सोडा वाटर। अब अगर डिसॉल्व गैस है अगर वाटर के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। जब आप पानी में गैस को डालोगे तो हमेशा जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। मतलब लिक्विड प्लस गैस सोल्यूशन जहां भी बनता है वहां पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बताओ, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है। अब आप मुझे बताओगे अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है तो गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व करने के लिए कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल है, हायर या लोअर? लोअर टेम्परेचर। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को हम ठंडे प्लेस पे रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक को हम ठंडे प्लेस पे क्यों रखते हैं, बिकॉज पीने में मजा आता है। ऐसा होता है क्या, पीने में इसलिए मजा आता है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होता है। अगर आप गर्म प्लेस पे रख दोगे तो ऐसा होगा कि जैसे तुम उसको ढक्कन खोलोगे एक ही बार में बहुत तेज आवाज आएगी, फिज सी, और सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा।
बस पानी पानी अंदर बच जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर पे जो गैस है वो उसके ऊपर लेयर्स पे घूम रहा होगा। जैसे तुम ओपन करोगे बोतल को तो सारे के सारे गैस बाहर आ गए, और वो भी अंदर इसलिए बैठा है जस्ट बिकॉज ऑफ उस टैप के थ्रू, उस बोतल के नेक के थ्रू उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, जिस कारण से वो एस्केप नहीं कर पा रहा। जैसे तुमने खोला वो सब तुरंत से बाहर आ जाएंगे। वही अगर तुमने ठंडे प्लेस पे रख रखा है तो अगर तुम खोलोगे भी तो बहुत तेज फिज की आवाज नहीं आएगी, हल्की सी आवाज आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहेगा तुम्हारे किसके, पानी के अंदर। और फिर जब तुम पियोगे तो गले में थोड़ी सी कुछ कुछ आहट सी होती है, मजा आता है, अच्छा लगता है ना। तो ये इसीलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ठंडे प्लेस पे रखने से कार्बन डाइऑक्साइड की डिसॉल्विंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, गैस की डिसॉल्विंग कैपेसिटी वाटर के अंदर ज्यादा होती है, और वो हमें ज्यादा अच्छा फील कराती है जब हम ठंडा पी रहे होते हैं, राइट। और इसीलिए तुमने देखा होगा कि ठंडे पानी में मछलियां ज्यादा होती हैं गर्म पानी से। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, और जिस कारण से मछली जो होती है वो ज्यादा ऑक्सीजन लेके अपने आप को वहां पर अच्छे से सर्वाइवल देती है। आपने देखा होगा समंदर में भी टॉप लेयर्स पे मछलियां नहीं मिलती, एकदम नीचे जाके मछलियां मिलती है। क्यों? क्योंकि नीचे में कंपैरेटिवली क्या होता है, ठंडा होता है, राइट। वहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे प्लांट भी उगते हैं, इस कारण से वहां पे मछलियां भी बहुत होती हैं। तो ठंडे पानी में हमेशा मछली ज्यादा होगी, गर्म पानी में मछलियां नहीं होती हैं, क्योंकि गर्म पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होगी और गैस का डिसॉल्विंग कैपेसिटी बहुत कम होगा, और जिस कारण से मछलियां सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं या कोई भी सोडा वाटर है तो सोडा वाटर को हमेशा लो टेम्परेचर पे रखो, ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहे, गैस की सॉल्युबिलिटी हाई रहे, और गैस सॉल्युबिलिटी हाई होगी तभी आप उस पर्टिकुलर ड्रिंक को एंजॉय कर पाओगे। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब लोग वाइन पीते हैं या फिर कोई अगर मान लो ऐसा जो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं अल्कोहल के, उसको लोग ठंडा नहीं रखते, उनको लोग गर्म ही कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम कोई बियर पी रहा है तो तुमने कहा वो बहुत ही चिल्ड लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ ठंडी बियर की दुकान, क्यों लिखा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बियर के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके रखते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसका जो एक मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कंपैरेटिवली क्या होगा, बेटर होगा। तो अगर उसको आप गर्म प्लेस पे रख दोगे तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएंगे, तो जो टेस्ट होगा वो बहुत ही गंदा सा होगा, इसलिए ठंडे प्लेस पे रखते हैं। तुम हरियाणा में जाओगे तो लिखा रहता है भयंकर ठंडी बियर की दुकान, नहीं लिखा होता है, राजस्थान हरियाणा में भयंकर ठंडी, यहाँ भी लिखा होता है, यूपी में, यूपी में भी लिखा रहता है। हाँ, थोड़ा सा नोएडा साइड निकलते भयंकर ठंडी में, भयंकर कौन सी ठंडी होती है भाई, बिहार सर में इंद्रापुर में भी लिखा है ये तो, है ना। यस सर इंद्रापुर में भी है। देखा होगा तुमको, तो पता ही होगा, जाते हो रोज ठेके पे। नहीं सर ये बता रहा था बाजू वाला मेरे। बाजू अब कोई देखो दुनिया में कोई कुछ पीता ही नहीं है, आज तक देखा है, पता नहीं कौन खरीद रहे हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दुकानें तो नहीं क्यों खुल रही है भी समझ में नहीं आ रहा, किसी से पूछो ना, मैं तो आप बहुत मुस्कुरा रहे हो सर। एक्सपीरियंस है ना। दो चीजें भैया, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, अगर जिस जो तुम्हारे पहचान का, अगर वाया ऑफिस से तुमसे मिला, तुम पूछोगे अरे यार सुबह एक्सीडेंट हो गया, हमने बोला कोई बात नहीं। अब एक्सीडेंट अगर होगा तो हो फॉर श्योर जो बंदा आया तुमसे बात कर रहा है उसकी गलती तो हो ही नहीं सकती, गलती उसकी हो ही नहीं सकती। तो सामने वाला या तो राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट जा रहा होगा या लेफ्ट देके राइट जा रहा होगा, हमेशा सामने वाले की गलती होती है, अपनी गलती तो हो ही नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय तो कभी नहीं, कभी भी नहीं, है ना। तुम किसी से भी मिलना जो एक्सीडेंट करके आया है, पूछेगा किसी गलती थी, अरे हमारी तो उसकी तो हो ही नहीं सकती भैया, सामने वाले की होगी। जो बंदा एक्सीडेंट हुआ हो इसका, वो भी बोलेगा कि मेरी गलती तो हो ही नहीं सकती, सामने वाला था उसकी गलती भी थी, मैंने समझा था किसकी गलती है भाई, आज तक मेरे को उस गलती का पता नहीं चला। मैं एक्सीडेंट की गलती को ढूंढना चाहता हूँ, कोई तो एक्सेप्ट करे यार मैंने गलती करी है इसमें। लेफ्ट वाला राइट करेगा, राइट वाला लेफ्ट करेगा। हाँ मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। कर लेते हो ना, अच्छा करते मैं हो। फोन पे अब पुलिस के सामने मत कर लेना बेटा। ना सर, वो बड़ा रिस्की मामला है। दो चीजें, अल्कोहल दुनिया में कोई कंज्यूम नहीं करता, मुझे तो समझना क्यों होता है भाई, क्यों बना क्यों रहे थे ना। अब देखो, अब इसी गैस के डिसॉल्व होने के सारे ड्रामा को, टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो हमने यहां समझ लिया
टेम्परेचर बहुत ज्यादा हैवी है नहीं, बस एक लाइन है, वो क्या है कि गैस में जब कभी भी आप पानी को गैस में डिसॉल्व करोगे या लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करोगे तो 100% वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। और अगर तुम्हें ज्यादा डिसॉल्विंग चाहिए, अगर ज्यादा सॉलिबिलिटी चाहिए तो टेम्परेचर को लो करके रखना पड़ेगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये टेम्परेचर की छोटी सी डिपेंडेंसी थी। अगर आप प्रेशर डिपेंडेंसी देखो तो प्रेशर के डिपेंडेंसी के ऊपर ही ये चैप्टर मूव कर रहा होता है, और यहां पर हेनरीज लॉ प्रेशर के ऊपर ही बात करता है, टेम्परेचर के ऊपर ऐसा बहुत ज्यादा थ्योरी वरी नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रेशर की, सुनना ध्यान से, पहले इसको खत्म कर लेते हैं बेटा, फिर आप डाउट पूछ लेना। इसके तो पहले यहाँ- वाले टॉपिक पे था। अच्छा इसमें था, पूछो पूछो पूछो। तो वो प्रोसेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? इसी के ऊपर तो बात चल रही थी मेरी। नहीं तो ये वो potential पढ़ना तो यही है, हो जाएगा। पढ़ना तो यही है। ये हमेशा एंडोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक है। ओके लिक्विड प्लस गैस हमेशा क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा हाइड्रेट सॉल्ट है, कौन सा हाइड्रेट सॉल्ट नहीं है। लेकिन हमें ये पढ़ना ही नहीं ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ऐसे ही ताकि तुम्हें इससे मैं इसको रिलेट कर पाऊं। वो सब सॉलिड है, सॉल्ट सारे सॉलिड्स हैं। ये क्या है? ये गैस है। तो गैस प्लस लिक्विड हमेशा क्या, बताओ हमेशा क्या है? एक्सोथर्मिक। ठीक है। अगर आपको ज्यादा सॉलिबिलिटी चाहिए तो टेम्परेचर क्या चाहिए, बताओ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर लो कम। कम होना चाहिए, और इसीलिए हम ठंडा को ठंडा बोलते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, इसीलिए नहीं कि क्योंकि ठंडा ठंडा पीने में मजा आता है। अब देखो प्रेशर की डिपेंडेंसी सॉलिड प्लस लिक्विड में एज सच नहीं होती। आप एक काम करना, पानी में चीनी डाल के उसके ऊपर एक कुछ ऐसा पत्थर रख के ऐसे करके लगे रहना, क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा? नो सर। कुछ नहीं होगा, आपको स्टिर करना पड़ेगा, है ना? तब जाके क्या होगा, वो अंदर में एनर्जी आएगी और वो उसके बाद इसको डिसॉल्व करना शुरू करेगा। तो अगर आप प्रेशर अप्लाई भी करोगे सॉलिड प्लस लिक्विड में या सॉलिड प्लस सॉलिड में, आपको कोई चेंज एज सच सिग्निफिकेंटली नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम गैस प्लस लिक्विड में प्रेशर बाहर से अप्लाई करोगे तो फॉर श्योर आपको एक बहुत ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिख रहा होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ क्या, प्रेशर। मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप चाहोगे कि बेंजीन पानी में डिसॉल्व हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बेंजीन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, आप प्रेशर अप्लाई भी करोगे तो भी दो लेयर अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने गैस डाल दिया पानी के अंदर और फिर उसमें प्रेशर अप्लाई कर दिया तो आपको कुछ समय के बाद गैस उसके अंदर डिसॉल्व दिख रहे होंगे। इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक को पैक किया जाता है। अगर तुमने प्रेशर रिलीज कर दिया तो तुमने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि जब घर में ठंडा आता है, जब मेहमान आते हैं तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता है पीने में। मेहमान ने मान लो 1-2 घंटा रह गए, उसके बाद वो निकले और ठंडा भी नहीं पी के गए, तो अपन हमारे ऊपर ही वो प्रसाद चढ़ता है। तो वो प्रसाद जब हम लेते हैं तो हमें उतना मजा नहीं आता है मजा? हमें तो लगता है जल्दी निकले मेहमान, ठंडा भी नहीं पी रहा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे, बुट बुट करके निकले जा रही है, उसमें बबल्स निकले जा रहे हैं। अब आधे घंटे हो गए, अब तो क्या ही मजा आएगा, इसमें ठंडा पानी बस रह गया चीनी के साथ, बात नहीं आता सर। है ना? 1 घंटे के बाद तो मेहमान जाने लगते तो मन गुस्सा भी आता है, यार क्या ये प्रसाद चढ़ाएंगे मम्मी पापा हमारे ऊपर, बट इससे किसी काम का नहीं है ना? उससे फिर तो चीनी पानी पिला देते है कि नहीं? लेकिन वही अगर तुरंत में पिए तो मजा आता है ना? जब तक ठंडा रहेगा तब तक मजा आता है ना? और हाँ, और इनफैक्ट अगर तुमने एक बार खोल दिया उसका, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, उसके बाद तुम पैक करके भी अगर रख दोगे फ्रिज के अंदर, मान लो मेहमान चाड़ी आए थे, तुमने 2 लीटर का बोतल ले आए, बहुत अच्छा लग रहा था देख के, तो 2-3 दिन के बाद वो पानी मतलब वो ऑलमोस्ट पानी ही रहता है ना? और जो थोड़े बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रहते भी हैं वो खोलते साथ क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग ठंडा ही पीते हैं उसको, और प्रेशर एक पर्टिकुलर मेंटेन करके ही पीते हैं। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो फिर से मजा नहीं आएगा, क्योंकि गैस का डिसॉल्व होना लिक्विड के अंदर 2 फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर एंड क्या, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो ठंडा में रहना चाहिए, और प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो हाई प्रेशर पे होना चाहिए, राइट? तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि
pressure, whereas in case of gas effect of pressure is significant, and this was first explained by Henry's law. हेनरीज ने इसके ऊपर बात की, और हेनरीज ने क्या बोला? हेनरीज ने बोला कि solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas above liquid surface. मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये है कि अगर मान लो ये तुम्हारा लिक्विड है, इसके ऊपर यहाँ पे एक लिक्विड हमने लेकर रखा है, इसके ऊपर मान लो गैस के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? अब मान लेते हैं यहाँ पर एक तरह के मॉलिक्यूल नहीं है, 4 तरह के मॉलिक्यूल है। सुनना ध्यान से बेटा, अगर मान लो ये तुम्हारा लिक्विड है, ये लिक्विड इसके अंदर है यहाँ पर, और इसके ऊपर तुमने गैस के ढेर सारे मॉलिक्यूल से डाल रखे हैं, 2-3 तरह के गैस के मॉलिक्यूल डाल रखे हैं, तो अगर जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली अगर मोर टाइप्स ऑफ गैस है तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर डिफाइन होगा, क्योंकि एक तरह का गैस तो है नहीं। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 4 तरह के गैस हैं, तो जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस ज्यादा डिसॉल्विंग कैपेसिटी रखेगा। किसके अंदर बताओ? लिक्विड के अंदर। यही कौन बोलता है? यही बोलता है हेनरीज। हेनरीज बोलता है कि solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। इसी बात को लोगों ने फर्दर इसका मतलब निकाला, और मतलब क्या निकला सुनो। क्या बोला उसने कि solubility जो है वो नथिंग बट क्या है? नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इनसाइड द लिक्विड। मैंने यही तो बताया था। व्हाट इज solubility? Solubility is the amount of solute dissolve inside the liquid, right? और अमाउंट जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम ग्राम भी लिख सकते हैं, राइट? तो वैसे केस में इसने डिफाइन करा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन कितना इसके अंदर इस गैस का प्रेजेंट है उसके ऊपर ही वही मेजरमेंट है। मतलब हायर द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब क्या हुआ समझना? ये जो 3, मान लो यहाँ पर 2 तरह का गैस मैंने बनाया, लेट्स सपोज तीसरा तरह का भी गैस बनाता हूँ रेड कलर का। अब ये तीनों तरह के गैस अंदर गए, ज्यादा वो गया होगा अंदर जिसका क्या है, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। कहां पर? लिक्विड सरफेस के ऊपर। ये तुम्हारा लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, और जो ज्यादा डिसॉल्व होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी लिक्विड के अंदर क्या होगा बताओ? ज्यादा होगा। यही बताना चाह रहा है कौन? यही बताना चाह रहा है तुम्हारा हेनरी। हेनरी बोलता है कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी गैस की इनसाइड द लिक्विड वो नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन है उस गैस का इनसाइड द लिक्विड। अगर मान लो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है, अगर 3 तरह के गैस हैं तो मान लेते हैं YA, YB और YC है। अंदर जाने के बाद लेट्स सपोज जो पार्शियल प्रेशर YA का है वही ज्यादा डिसॉल्व भी होगा अंदर। अगर वही ज्यादा डिसॉल्व हुआ तो अगर अंदर में XA, XB और XC है, इन तीनों का क्या? इन तीनों का मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर, तो वैसे केस में बोलता है ये कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसी की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन है। जो जितना ज्यादा मोल अंदर प्रेजेंट होगा, जिसका जितना ज्यादा मोल अंदर प्रेजेंट होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल गैस है। और ये मेजर करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? उसी पर्टिकुलर गैस का अबव द लिक्विड सरफेस क्या पार्शियल प्रेशर है। ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ज्यादा मतलब ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर तो ज्यादा क्या होगा? उसका मोल फ्रैक्शन होगा। कॉमन सेंस वाली बात है नहीं? सर इसमें एक चीज पूछनी थी, पूछो। मतलब अगर जैसे CO2 और NH3 है फॉर एग्जांपल, हाँ तो मतलब NH3 CO2 की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसका नहीं। मतलब अब ये सुनना, नहीं अब देखो अब तुमने यहाँ पे क्या करा? बेसिकली मैंने मान लो यहाँ पे 3 आइडियल गैस ले लिए, राइट? 3 आइडियल गैस ले लिए। हमने यहाँ पे ये इमेजिन ही नहीं करा कि यहाँ पर कोई और फैक्टर भी है। तुमने जो भी बात करी वो अमोनिया और किसकी करी? कार्बन डाइऑक्साइड की करी, राइट? तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करने के लिए ही यहाँ पर ये इक्वल नहीं लिख रहा, ये क्या लिख रहा है? प्रोपोर्शनल लिख रहा है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और हर गैस के लिए क्या होगा? वो अलग अलग होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को देख के हम बताएंगे कि कौन गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो मतलब मात्र पार्शियल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, उसके अपने नेचर पे भी काम चलेगा। और नेचर जो है वो कौन डिफाइन करता है? उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम हम लोग हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो हेनरीज कांस्टेंट हर गैस का अलग अलग होता है। पार्शियल प्रेशर मान लो बहुत ज्यादा है किसी हीलियम का और हेनरीज कांस्टेंट बहुत कम है, तो वैसे केस में
हेनरीज कांस्टेंट कम होने के कारण वो चाह के भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता। बात समझ में आया? यस सर। इसलिए दो फैक्टर है, एक तो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर और दूसरा क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी दोनों बातों पे आएगी। चलिए, तो यहां पर क्या लिखा है देखो, हेनरीज का पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हेनरी का स्टेटमेंट लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अबव क्या, लिक्विड सरफेस। नहीं, ऐसा नहीं, यहां पर इनसाइड द लिक्विड सरफेस होना चाहिए, इनसाइड द लिक्विड होना चाहिए। इसको मैंने काटा हुआ है बेसिकली, इसको ठीक कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, ये लिख लो। मतलब क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है अबव लिक्विड सरफेस जो होगा, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मोल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड प्रोपोर्शनल होगा। और अभी भी इक्वालिटी क्यों नहीं डाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका एक और फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है, और वही फैक्टर क्या होता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और उसी पर्टिकुलर फैक्टर को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। तो इसीलिए अगर मैं इसी लाइन को फिर से लिखूं तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब ये बताओ, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है ये कहां पर है, इनसाइड द लिक्विड या अबव द लिक्विड? इनसाइड, इनसाइड द लिक्विड, राइट। हाँ, और ये पार्शियल प्रेशर जो है ये इनसाइड द लिक्विड है या अबव द लिक्विड है? ये अबव द लिक्विड है, राइट। मतलब ये जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाएगा अंदर में उसका अमाउंट उतना ही क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब इसी चीज को डिफाइन करने के लिए P ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट आया, उसी को हमने क्या नाम दिया, हेनरीज कांस्टेंट। और इसी की बात कर रहा था ये बच्चा, इसने बोला कि सर क्या अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बस पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा उसका अंदर डिसॉल्विंग कैपेसिटी? आंसर है नहीं, वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वो कौन है? हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट जो है ये भी बताता है कि कितनी सॉल्युबिलिटी रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम अमोनिया को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, है कि नहीं? जल्दी अट्रैक्ट होगा, जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। वही अगर तुम हीलियम को डालोगे तो भैया हीलियम जो है वो कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसके अंदर। ऑल्दो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है लेकिन फिर भी वो डिसॉल्व सही तरह से नहीं हो पाएगा, तो उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कौन? जो डीप सी डाइवर्स होते हैं। जो डीप सी डाइविंग करते हैं ना, वो सिलेंडर के अंदर हीलियम भर के ले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हीलियम गैस जो होता है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व ब्लड के अंदर नहीं होता है, और जिस कारण से तुम्हारा जो अंदर में एक प्रोसेस होता है बेंड करके, वो बेंड का प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता है, और आपके जो मसल्स होते हैं वो खिंचते नहीं है। उसके ऊपर बात करेंगे अभी आगे। लेकिन ये हेनरीज कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट हर गैस का अलग अलग होता है, और हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस के ऊपर। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही कोल्ड ड्रिंक क्यों बनाया गया, व्हाई नॉट अमोनिया? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। आपको लगता है ना हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल नेचर के लिए है, जस्ट बिकॉज उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, राइट? मेल्ट हो जाता है आइस जल्दी और वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो एक तो उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक है, क्योंकि KH की वैल्यू बहुत कम है उसकी, तो डिसॉल्विंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है उसकी। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी हायर होता है, मतलब 44 मास होता है, काफी ज्यादा मास होता है। और अगर दोनों चीजें अच्छी हैं, डिसॉल्विंग भी ठीक ठाक हो जा रहा है, निकल भी आराम से जा रहा है, तो वैसे केस में डिसॉल्व करके पहले उसको अंदर डाल दो, फिर पीने के बाद जब वो निकलेगा तभी तुम्हें एंजॉय भी देगा, वो मजा भी आएगा, गले में कुछ आहट सी होगी और कोल्ड ड्रिंक को तुम एंजॉय कर पाओगे। तो ऐसा गैस चूज करना था जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी ना हो, आराम से चला भी जाए, आराम से निकल भी जाए, और ऐसा प्रेशर मेंटेन करने से काम हो जाए जो कि हम इन जनरल मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करने से काम हो जाए जो इन जनरल हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज का टेम्परेचर इन जनरल हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि बॉटल का प्रेशर हम इन जनरल मेंटेन कर सकते हैं। अब मान लो अगर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए हमें ह्यूज कंप्रेसर लगाना पड़ता घर के अंदर, बड़ा सा कंप्रेसर लाते, फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक भरते और फिर उसमें से आराम से पाइप निकाल के पीते, मजा आता उसमें? नहीं आता
है ना। तो इसीलिए अगर हमें लेट सपोज हीलियम पीना होता, हीलियम का वाटर पीना होता, तो वैसे केस में हमें बड़ा कंप्रेसर चाहिए उसके लिए। बड़ा कंप्रेसर लेके आते, उसको टाइट करके रखते। एक बोतल कोल्ड ड्रिंक का दाम होता लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। वो भी मेंटेन करना मुश्किल होता, क्योंकि कंप्रेसर को प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आराम से एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जम जाता है अंदर, और उसके बाद तुम पीते हो तो आराम से बाहर भी निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड चूज किए। अमोनिया क्यों नहीं चूज किया सर? अमोनिया इसलिए नहीं किया बिकॉज अमोनिया बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, वो पॉइजनस होता है। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर इसमें डेफिनेशन के अनुसार लिखा है सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अबव द गैस। हाँ तो इसके अंदर हमने पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस लिखकर KH काई गैस के साथ क्यों लगाया है? कहाँ लिखा है? जैसे ये KH काई गैस के साथ है, इसको हम P गैस के साथ कर सकते थे। नहीं 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 नहीं। बेसिकली ये देखो, ये अंदर गया और इसके साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्स ऑफ गैस इनटू काई एच। उल्टा नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए? तुमने इधर लगाने का बोल दिया है ना। हाँ सर, जैसे डेफिनेशन लिखी नहीं 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 नहीं। चलो बताओ बेटा, ये क्या हो गया? पी ऑफ गैस। ये क्या हो गया बेटा? के एच इंटू, जल्दी बोलो। एक्स ऑफ गैस। आई ऑफ गैस या एक्स ऑफ गैस? अच्छा, एक्स ऑफ गैस कहाँ पर है ये? इनसाइड द अंदर। अच्छा, ये पी ऑफ गैस क्या है बेटा? पी ऑफ गैस क्या? ठीक है हाँ। अब क्या लिखा है? के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। और काई क्या है या एक्स क्या है? तो एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यूनिट क्या होगा के एच का? तो अपन देख सकते हैं क्लियरली कि भैया काई का तो यूनिट होता नहीं है, तो जो बच गया वो क्या बच गया? पी गैस हो गया। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता ना बेटा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल बाय मोल होता है, तो कोई यूनिट नहीं होता उसका। तो जो भी के एच का यूनिट है वही किसका यूनिट है बताओ? प्रेशर का यूनिट है। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है इन जनरल? एमएम ऑफ एचजी या पास्कल या बार या टोर, जो बोलना हो, राइट? एटीएम। सर हाँ सर, आपने कहा कि KH वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। देख लेते ना बेटा। देखो यहाँ पर अभी इतना अपन रटना वटना कुछ नहीं है। यहाँ देखो, पी ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो गया? के एच इंटू एक्स ऑफ गैस। इससे एक्स ऑफ गैस क्या आएगा बताओ? पी ऑफ गैस बाय के एच। तो के एच बढ़ाओगे तो एक्स क्या होगा बताओ? घटेगा। एक्स घटेगा मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी घटेगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी होता ही क्या है? सॉल्युबिलिटी होता ही क्या है? मोल फ्रैक्शन, isn't it? यस। अच्छा, एक बात और सुनो। हो सकता है अमाउंट ऑफ गैस नॉट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन हो, इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी दे रखा हो, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर केएच का यूनिट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? मोल फ्रैक्शन हो, चाहे मोलालिटी के टर्म्स में हो, चाहे वो मोलारिटी के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो, अल्टीमेटली क्या है? वो अमाउंट ही रिजॉल्व कर रहा है ना। तो अमाउंट को हम किसी भी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं वो एक्स ऑफ गैस नहीं है, वो मोलालिटी ऑफ गैस है, तो कोई बात नहीं, हम मोलालिटी लेके चल जाएंगे और आंसर भी फिर हम इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी देके आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अमाउंट ही डिसॉल्व करना है ना, तो अमाउंट तो आप किसी भी टर्म्स में डिसॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी टर्म आप ले सकते हैं, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट इन जनरल जो आपको बुक्स के अंदर या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिखेगा आपको, वो किसके टर्म्स में होगा बताओ? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ही होगा। बिकॉज ऑफ गैस का अमाउंट हम इन जनरल मोल फ्रैक्शन ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, ये वाला यूनिट जो कन्वर्जन है सबको पता है ना? ये मैंने यहाँ लिख दिया था ऐसे। यस सर। ठीक है, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो P इक्वल टू के एच इंटू एक्स है, राइट? तो कैसा होगा ग्राफ? अगर मान लो ये P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड, तो कैसा होगा? Y इक्वल टू mx, राइट? तो मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। चलो चलो सर, वो स्पार्कल वाटर भी कोल्ड ड्रिंक के जैसा होता है, CO2 डिजॉल्व होता है क्या उसमें? स्पार्कल वाटर क्या होता है भाई? अब इतनी अंग्रेजी हमें आते नहीं है भाई। क्या होता है स्पार्कल वाटर? सर वाटर की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ब्लैक वाटर भी आता है आजकल। अब बेटा विक्रांत, हमने देखा नहीं यार स्पार्कल वाटर। जहां भी बुलबुले निकल रहे हों वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई भी गैस अंदर हो सकता है। ठीक है, बुलबुले समझते हो?
यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। भैया देखो, सॉल्युबिलिटी का दुनिया का कोई भी फैक्टर अगर है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि टेम्परेचर आप वेरी करोगे तो आपको हर कुछ वेरी होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक वेरी होता है, पता है ना आपको। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी KH का होगा, इसीलिए हीलियम का ही KH कुछ और होगा अगर आप एक टेम्परेचर पे मेजर करते हो, दूसरे टेम्परेचर पे उसी का KH कांस्टेंट कुछ और होगा। तो इसलिए KH हमेशा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफाइन होता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम KH डिफाइन करेंगे। तो इसलिए ये तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दो ही बोल सकते हो इनफैक्ट, नेचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या, टेम्परेचर जो भी जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो, राइट। तो इसलिए KH जो है ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है, प्लीज इसको मार्क कर लो, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता, तो प्रेशर के आगे पीछे करने से चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर आगे पीछे करेंगे तो KH की वैल्यू चेंज होगी। इसलिए KH हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर होता है किसी भी गैस का, और KH की वैल्यू हाई होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है उस पर्टिकुलर गैस की। ठीक है बेटा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे कैसे डिपेंड करेगा? भाई एक ही चीज का सॉल्युबिलिटी किसी के अंदर कुछ और होगा, दूसरे के अंदर कुछ और होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, KH फॉर गैस इन वाटर, देख रहे हो, इन वाटर लगाया ना, इन वाटर मतलब क्या हो गया? KH सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये गैस की प्रॉपर्टी है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट में तुम डिसॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर तुम KH डिफाइन करोगे। रीजन क्या है सुनो, रीजन ये है, जैसे मैंने अमोनिया का नाम लिया, अमोनिया वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन पेट्रोल के साथ नहीं बना। आगे समझ में बात। तो इसलिए हमें उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है देखो, KH फॉर डिफरेंट गैस इन वाटर, मतलब हमने गैस तो डिफरेंट रखा है, अलग अलग गैस हो गया, मतलब गैस का नेचर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में हमने सॉल्वेंट भी डिफाइन कर दिया, मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट पे भी डिपेंडेंसी है, और साथ में हमने टेम्परेचर भी डिफाइन कर दिया। तभी हम बोल सकते हैं कि ये तीनों हो सकते हैं 35, 75 और 140, और ये तीनों फेमस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, ये क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन को आप डिसॉल्व करते हो आराम से, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तभी तो मछलियां रहती हैं पानी के अंदर। हाइड्रोजन तो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट हीलियम इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग डीप सी डाइविंग उसको यूज करते हैं। तो अगर अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो हीलियम का है 140, तो ये बताओ ऑलमोस्ट क्या है? ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। ये ऑलमोस्ट क्या है? इनसॉल्युबल है। और ऑक्सीजन क्या है? वो मोर सॉल्युबल है। अगर ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होता तो पानी में मछलियां और पानी में जीव जंतु या पानी के अंदर प्लांट्स नहीं मिलते। बात समझ में आ रही है? तो थैंक गॉड ऑक्सीजन का कंपैरेटिवली KH वैल्यू बहुत कम है। तो लिख लो यहाँ पर, ये तुम्हारे गैस हैं यहाँ पर, और ये है उसका KH वैल्यू। कहां पर? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर वेरी कर दोगे तो फिर डिसॉल्विंग कैपेसिटी भी चेंज होगी। इसीलिए अगर मैं वाटर के सरफेस पे मेजर करूं तो KH वैल्यू कुछ और मिलेगी, वाटर के बॉटम में मेजर करूं तो KH वैल्यू कुछ और मिल रही होगी उसी ऑक्सीजन की। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड करो। हाँ कुछ पूछ रहा था कोई, बीच में उसकी आवाज दब गई है। KH प्रेशर पे डिपेंड क्यों नहीं करता? KH प्रेशर पे डिपेंड क्यों नहीं करता? क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली, देखो बेटा एक बात बता देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट अनटिल अनलेस, टेम्परेचर क्या करता है ना, टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को, एनर्जीज को बढ़ाता है, और दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही है ना सब एनर्जी के ऊपर ड्रिवन है। प्रेशर से एनर्जी में कोई ऐसा चेंज नहीं आता है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट बढ़ने से बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, सारा डायनामिक्स चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो मोस्टली कांस्टेंट्स होते हैं, इनफैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक, ये किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करते हैं। बाकी चीजें प्रेशर या वॉल्यूम जो है ना, ये तुम्हारे एनर्जी पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं शो करते, दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ओवर एनर्जीज। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं होते, तो इस कारण से जो प्रॉपर्टी होती है वो रिमेन रहती है कांस्टेंट। समझ रहे हो?
तो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी इसीलिए बहुत ज्यादा होती है, और इनफैक्ट हर एक जगह पे तुम देखोगे टेम्परेचर वेरी करने से चीजें बदल रही होती हैं, कांस्टेंट्स तक चेंज हो जाते हैं। बाकी बच्चा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो तो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बॉन्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, वही तो उसकी अपनी सोल प्रॉपर्टी है, इजंट इट? बॉन्डिंग कैपेसिटी जो वो क्या है, अपनी सोल प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, तो इसलिए KH टेम्परेचर पे चेंज कर रहा है, टेम्परेचर पे वेरी कर रहा है। सोल प्रॉपर्टी है उसका नेचर, तो इसलिए KH उस पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन प्रेशर सोल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रेशर एक फोर्स है जो आप बाहर से लगा रहे हो। प्रेशर से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होंगे, प्रेशर से एनर्जीज नहीं बढ़ेंगी। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस। प्रेशर से अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए KH जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। डेंसिटी को तुम देखो ना, डेंसिटी भी सोल प्रॉपर्टी है। अब वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, कौन सा सब्सटेंस है, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी घट जाएगी उसकी, है कि नहीं? यस। चलिए, तो वैल्यू लिखवाई है सर, हमें याद करना पड़ेगा बेटा, कुछ ही वैल्यूज याद करनी है, उसके बाद मोस्टली वैल्यूज एग्जाम में दे रखे होंगे, टेंशन नहीं लेना। तो डेड सी में तो ऑक्सीजन ही डिसॉल्व नहीं होगा, तो वैसे तो डेड सी के अंदर क्या होता है, उसमें पानी, उसमें मछलियां नहीं है, डूबती नहीं है। सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है इसलिए नहीं डूबते। सर सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें डेंसिटी सर उसके अंदर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन है ये? सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? O2, हीलियम, राइट? अगर मान लो इसी रो में आगे हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते, सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की KH वैल्यू इससे भी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। देखो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 32, और CO2 कितना बेटा? 44। ये भी क्या है? ये भी नॉन पोलर है। ये भी क्या है? ये भी नॉन पोलर है। अगर इसको पानी में डालेंगे तो यहां भी बनेगा डायपोल इंड्यूस डायपोल, इसको भी पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? डायपोल इंड्यूस डायपोल। अगर सिमिलर टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हो, तो वैसे केस में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है ओनली मास पे। बताया ना मैं? अगर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हो, तो वैसे केस में जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ज्यादा पावरफुल फोर्स कहां लग रहा होगा मॉलिक्यूलर वाला, वो डिपेंड किस पे करता है बताओ? मास पे डिपेंड करता है। तो यहां पर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है, तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग कैपेसिटी क्या होगी बताओ? डिसॉल्विंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? और इसी रो में मान लो अगर मैं CCl4 लिख दूं, बताओ, बहुत खतरनाक हो जाएगी फिर तो भाई। CCl4 का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 35.5 into 4 + 12, isn't it? यस। कितना हो जाएगा? 142 + 12, that is 154। मास बहुत ज्यादा। और ये भी क्या है बताओ? ये भी क्या है? नॉन पोलर है। पानी क्या है बताओ? पोलर है। यहां भी कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो सब में लग रहा है डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल। अगर सब में वैन डर वाल्स फोर्स सिमिलर लग रहा है, तो वैसे केस में डिपेंडेंसी किस पे आ जाएगी? मास के ऊपर आ जाएगी। और मास सबसे ज्यादा किसका है? CCl4 का। तो इसलिए तुमको सबसे ज्यादा KH वैल्यू किसकी मिलेगी बताओ? CCl4 की मिलेगी। फिर किसकी मिलेगी? सॉरी, सबसे कम वैल्यू किसकी मिलेगी बताओ? CCl4 की मिलेगी। फिर CO2 की मिलेगी, और फिर ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा डिसॉल्व कौन होगा? CCl4। ठीक है बेटा, तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप। सर जैसे हमने अब ये हेनरीज कांस्टेंट गैस के लिए वो डिफाइन किया है, तो टेम्परेचर जितना कम होगा उतना कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी ना? टेम्परेचर कम होगा तो कांस्टेंट, बिल्कुल। लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा बताओ? डिसॉल्विंग ज्यादा होगा। ऐसा ही बात है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है भाई। प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो अगर टेम्परेचर घटाओगे तो KH की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। और सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ? बढ़ जाएगी। देखो तुम लोग एकदम रिलेट कर पा रहे हो ना? समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोसेस कैसा होता है? कौन सा प्रोसेस बेटा? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने का प्रोसेस, राइट? बोलते हैं नहीं कोई लोग? यस सर। ठीक है। मास के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है?
सर ये पीए पास्कल है? मॉलिक्यूलर मास। पास्कल है, पास्कल। मास के बनने से देखो, ये कंक्लूजन मैंने निकाला था क्या सर? केमिकल ये कंक्लूजन मैंने निकाला था। कंक्लूजन था आफ्टर मेनी अदर फैक्टर सेटिस्फाइंग देन वी हैव कंसिडर्ड कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे, क्योंकि लिक्विड भी एक मॉलिक्यूल है, गैस भी एक मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अगर सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स लगेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स लगेंगे, तो वैसे केस में मास अगर हायर होगा तो फिर डिसॉल्विंग भी कैपेसिटी उसकी ज्यादा होगी, केएच की वैल्यू कम होगी। आज समझ में आ गई बेटा? सर। आ गई? यस सर। धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो और आबादी बढ़ाते रहो। स्माइल देखो ना, स्माइल। जहाँ आबादी बढ़ाते रहो, स्माइल देखो। योगदान सबका होना चाहिए। ऐसे भी इंडिया 3rd नंबर पे है। 3rd पे, 2nd पे है? 2nd पे ना? आने वाला है सर। तुमको पता है फर्स्ट पे कौन है? चाइना। सेकंड पे इंडिया। इंडिया आ जाएगा। सेकंड पे इंडिया है ना? 3rd पे कौन है? 3rd पे है साउथ अमेरिका। नहीं पता अब बता रहा हूं ना मैं। 4th पे इंडोनेशिया और 5वें पे यूपी। हाँ यूपी कंट्री वाइज। 25 करोड़। आगरा वाले बहुत हंस रहे। कंट्री वाइज 5वां पोजीशन बना रखा है इन्होंने। सर यूपी कंट्री 6ठे नंबर पे पाकिस्तान है। तो वही हम लोग कभी कभी बोलते कि यूपी वाले सारे पहुंच गए पाकिस्तान, तो आधी जनता तो ऐसे ही मार देंगे एक एक करके। यस। 6ठे पे पाकिस्तान है भाई। हमने देखा ना कंट्री वाइज भाई। यूपी और यूपी कौन सी नई कंट्री हो गई? उत्तर प्रदेश भाई अपना। सर अभी चेक किया, पाकिस्तान को पोजीशन ज्यादा है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा। ये बहुत चिल्लर क्वेश्चन है भाई। क्या बोलता है? बोलता है कि यहाँ देखो कितना है भाई, केएच की वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, 1.67 10 की पावर 8 पास्कल। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, सुनो ध्यान से, सुनो सब लोग यहाँ पे, सब इधर देखेंगे, नन्हे मुन्ने राही लोग इधर देखो। अगर हमने बोला कि भैया केएच होता क्या है, सॉरी पहले तो अपन देख लेते हैं पी क्या होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू एक्स क्या CO2 बोलो, ये लिखोगे ना? अच्छा क्या है पार्शियल प्रेशर? 2.5 ATM है ना? तो ATM को पास्कल में चेंज कर लें। क्या करोगे? 5 कर दोगे। ये करना मत भूलना, नहीं तो रह जाओगे उधर ही। आगे KH की वैल्यू कितनी है? 1.67 10 की पावर 8 बोलो। यस सर। अच्छा और क्या? X कितना है भैया? ये 500 ml है, समझना ध्यान से बेटा। ये 500 ml है, तो 500 ml सोडा, 500 ml सोडा। अब 500 ml सोडा का मतलब है भाई, समझो 500 ml का सोडा का मतलब है कि पानी ही पानी है। सुनना ध्यान से बाबा, आधा लीटर है सोडा वाटर और KH वैल्यू 19 ही है। तो वैसे केस में, सॉरी KH वैल्यू इतना ज्यादा है, तो वैसे केस में जो पानी का जो तुम्हारा सब मास है, इसके अंदर जो पानी का जो मास है वो कंपैरेटिवली क्या होगा बताओ? बताओ बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं? पानी का मास बहुत ज्यादा होगा, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि मोल ऑफ CO2 बाय मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर बोलो, ये लिखूंगा। अब आप मुझे बताओ, अच्छा 2 बार CO2 लिख दिया क्या? 1 बार वाटर लिख देते हैं। अब तुम बताओ ये 500 ml में इतना सा कार्बन डाइऑक्साइड की क्या औकात है क्या? जल्दी बोलो। इसको इग्नोर कर दें। अगर इसको इग्नोर नहीं करोगे तो भी निकाल तो जाएगा वैल्यू, लेकिन सॉल्व करने में समय लग जाएगा। तो बेटर है अपन इग्नोर करके अप्रोक्सीमेट आंसर ले आते हैं और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या बोलते हो? यस।
500 ml सोडा वाटर में बहुत कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व, तो वैसे केस में हम उसके मास को, उसके मोल को ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं। ऊपर मत इग्नोर कर देना, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके सामने में इसको इग्नोर कर देना, इसी को मत इग्नोर कर देना। बच्चे क्या करते सर, इसको इग्नोर कर, इसको भी इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो, एग्जाम छोड़ के वापस आ जाओ, बाहर आ जाओ, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? 0-0 आंसर हो गया। 0-0 मत कर देना। ये इग्नोर क्यों कर रहे बेटा? इसके सामने कर रहे कंपैरिजन में है ना, इनके कंपैरिजन में। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा? NaCO2 आ जाएगा। NaCO2 आ गया तो मास ऑफ CO2 निकाल दोगे? क्या करोगे? NaCO2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, जल्दी बोलो। यस यस तो जो भी NaCO2 आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 44 से कर दोगे? बोलते हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, 500 ml है, आपने मोल ऑफ वाटर कैसे निकालना है फिर? तो 500 ml का मतलब है 500 ग्राम। बोलो, पानी का डेंसिटी क्या होता है बेटा? पानी का डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 होता है। तो 500 ग्राम है तो मतलब हो गया 500 डिवाइड बाय 18। यस सर। ये किसके इक्वल आएगा? लगभग 27 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है? 5 पॉइंट सर ऐसे होगा। कितना आ रहा है? 27 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। 55.5 into 5 55.5। जिससे NaCO2 आ गया 500 डिवाइड बाय 18 जो आएगा 55.55 बाय 2। ये आएगा चिल्लर 27.77। ठीक है, इसी वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दोगे? यहाँ पुट कर देना, ले आओगे आंसर। सर NaCO2 होगा। क्या बोल रहे हो बाबा? NaCO2 सर NH2 होगा वो, NaCO2 के 500 बाय 18 कर गए। अच्छा ये लिख दिया क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो गलती से लिख दिया, समझ गया ना, मिस्टेक में खराबी है। सर आपको पता कैसे चला कि नेगलेक्ट करना है? कैसे पता चला है? अब तुम एक बात बताओ, सोडा वाटर में अगर हम सोडा कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करना चाहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम अलग करना चाहेंगे तो हमें पता ही नहीं है ना भैया कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना परसेंट है। अगर अंदर पता नहीं चलेगा तो वैसे केस में हम पानी का अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि पानी का अमाउंट क्या होगा? पानी का अमाउंट होगा टोटल अमाउंट माइनस कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, है कि नहीं? अब मुझे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी भी नहीं दे रखी है। अगर डेंसिटी दे रखी होती तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, बस क्या बोल रखा है 500 ml सोडा वाटर है, और मैं देख रहा हूँ इसका के वैल्यू, जो KH वैल्यू है बहुत ही कम है, सॉरी बहुत ही ज्यादा है। अगर KH वैल्यू बहुत ज्यादा है तो फॉर श्योर सॉल्युबिलिटी क्या होगी बताओ? कम रही होगी 298 पे, है कि नहीं? अगर सॉल्युबिलिटी कम रही होगी, देखो ना भैया रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे अगर तुम सोडा वाटर को रख दोगे तो क्या वो सोडा वाटर लगेगा पीने में? समझ में आ गया सर। है ना? अगर मान लो यहाँ पर उसने डेंसिटी का चर्चा छेड़ दिया होता, और उसने अगर मास, अगर डेंसिटी का चर्चा छेड़ दिया होता और उसने अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बता दिया होता, तब मैं सोचता फिर माइनस माइनस करके निकालने का। लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा नहीं छेड़ रखा है, उसने बस सीधा क्या रखा है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो 500 ml सोडा वाटर का मतलब है 500 ml पानी, और 500 ml पानी का मतलब है 500 ग्राम पानी, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है, और 500 ग्राम पानी का मतलब है 27.77 मोल। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। सर मतलब डिसॉल्व भी नहीं होगा तो फिर मोल फ्रैक्शन वैसे ही कम है ना? ठीक है, तो 0.36 सिचुएशन में हम गैस की वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल ही मानते हैं। नेग्लिजिबल गैस की वॉल्यूम लिक्विड के अंदर अभी नहीं मान सकते ना बेटा, अब तो लिक्विड के अंदर हम डिसॉल्व कर रखे हैं ना उसको। लेकिन हम यहाँ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि KH यहाँ तो सर समझ में आ गया। हाँ, अगर मान लो इसने चर्चा छेड़ दिया होता, अब हम लोग स्पेसिफिकली गैस प्लस लिक्विड पढ़ रहे हैं, आज तक इसलिए इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हम ये सब सोच ही नहीं रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि भाई ऑक्सीजन क्या ही डिजोल्व होगा वाटर के अंदर, तो हम इसको इग्नोर मार देते हैं हर जगह। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ रहे हैं? गैस प्लस लिक्विड। तो यहां पर हम ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर KH की वैल्यू को देख के, इंफॉर्मेशन को देख के, ये सब सोच के फिर इग्नोर करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये IIT का हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि KH फॉर नाइट्रोजन इज 1.1 into 10 की पावर 5 ATM एट 298 केल्विन।
अब है आगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8. द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ H2O एट 298 केल्विन एट 5 atm इज. तो सबसे पहला काम तो सुनो ध्यान से बेटा, एक बात आप सुनना, यहां पर जो मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इस मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है समझना. बच्चों को लगता है यही x ऑफ N2 दे रखा है. क्या ये x ऑफ N2 है? नो सर. नहीं, ये x ऑफ N2 नहीं है, ये y ऑफ N2 है. मान लो कि नहीं, ये y ऑफ N2 है. और कितना है वो? 0.8 है. ये y ऑफ N2 का क्या मतलब हुआ? मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन gaseous फेज. बात समझ में आ गई? यस. हाँ, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमसे बनेगा. तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि भैया y ऑफ N2 दे रखा है. अगर y ऑफ N2 पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो क्या मैं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं आराम से, है कि नहीं? तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एज पर डाल्टन्स लॉ इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू y ऑफ N2. बोलो. अच्छा, यहां पे मैंने क्या लगाया बेटा? ये कौन सा लॉ है? डाल्टन्स लॉ है. ये डाल्टन्स लॉ है कि टोटल प्रेशर 5 atm है, उसमें से 0.8 फ्रैक्शन N2 का है, तो मतलब हो गया टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2. बोलो, मानते हो कि नहीं? बोलते ही नहीं कोई लोग. कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 4 atm आ गया. अच्छा, अब ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ चुका, तो फॉर्मूला लगा दूं फटाफट. क्या हो जाएगा? Pn2 इक्वल टू KH ऑफ N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. बोलो. यस सर. अच्छा, एक बात बताओ, जिसका KH वैल्यू इतना ज्यादा है भाई, इतना ज्यादा KH वैल्यू, उसका क्या ही अंदर डिसॉल्व होगा? हाँ सर. नहीं के बराबर होगा इन फ्रंट ऑफ पानी. बोलो, मानते हो कि नहीं? यस सर. नहीं के बराबर डिसॉल्व होगा इन फ्रंट ऑफ पानी. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको? KH की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵. ओके. और उसके बाद x ऑफ N2 क्या होगा? n ऑफ N2. इसको इग्नोर मत कर देना, ये है कुछ ना कुछ, वैल्यू बहुत कम होगी बट है कुछ ना कुछ, राइट. और पानी का N2 दे रखा है 10 प्लस n ऑफ N2. क्या इसको इग्नोर मार दूं? यस. ऑल्दो हम चाहें तो इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हैं अब, है कि नहीं? यहां पर अब टेंशन नहीं, क्योंकि पानी का अलग से मोल दे रखा है इन्होंने, तो यहां हम चाहे तो रख के इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. बट उतना टाइम अपन जाया नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम KH वैल्यू देख रहे हैं, नहीं के बराबर है. अगर मान लो मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तब तो हम क्या करेंगे बताओ? फिर हम रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे. लेकिन IIT के अंदर जो क्वेश्चन आया था, उस साल में जो भी क्वेश्चन ये आया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इग्नोर करना था. क्वेश्चन तुरंत बन गया था. तो क्या हो गया था बताओ? P ऑफ N2 कितना है बेटा इसमें? कितना है P ऑफ N2? 4 इक्वल टू 10⁵ सर 5 दे रखा है, 5 atm. अबे चिल्लर. पार्शियल प्रेशर. निकाले सर. ये तो टोटल प्रेशर है ना भाई. यस सर, पार्शियल प्रेशर. अरे सारे रामायण पढ़ गए, सीता किसकी पता नहीं है. n ऑफ N2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई कर दें. 4 बार से गया है. बोलो क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? 4 × 10⁻⁻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 ⁻
0.4 मिलीमोल्स। हाँ, बहुत बढ़िया बोले हो तुम। कहाँ थे अभी तक? हो गया? यस तो यहाँ पे हमने दो लॉज लगाए, कौन कौन से? डाल्टन्स लॉ और हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। ओहो, सर हम यहाँ भी गैसेस को आइडियली मान के कर रहे हैं। आइडियल माने कर रहे हैं मतलब? सर क्वेश्चन सॉल्व सर आइडियल गैस मान के ही कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आइडियल गैस मान के? डाल्टन्स लॉ आइडियल गैस के लिए होता है। ये सर नहीं होता है हट, सर। डाल्टन्स लॉ तो कहीं भी लगा सकते हो। सर नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए। हाँ, नॉन रिएक्टिव गैस होना चाहिए उसमें। ओके सर।
सर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आई इस पेज पर निकिता। पार्शियल प्रेशर का मतलब ही होता है ना पार्शियल प्रेशर का मतलब ही होता है ना कि गैस मानती है कि उसके मतलब उसके वॉल्यूम और जो दूसरे गैसेस के वॉल्यूम 0 है कंटेनर में, तो ये तो आइडियल गैस का केस हो गया ना। मान देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, डॉल्टन्स लॉ से आइडियल गैस अपन डिफाइन नहीं करते। डॉल्टन्स लॉ सिंपल पार्शियल प्रेशर का लॉ है। आइडियल गैस डेफिनेशन जो होती है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आती है। तो हम डॉल्टन्स लॉ को आइडियल गैस के लिए नहीं मान सकते ना भाई। तुम लोग इतने सब कुछ को क्लब मिक्स क्यों कर देते हो? क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो क्या करेगा? डॉल्टन्स लॉ डिफाइंस आइडियल गैस बिहेवियर। आंसर है नहीं। कभी देखा है कभी ऐसा लिखा हुआ डॉल्टन्स लॉ ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस? कहाँ लिखा हुआ है? नो सर। एवोगैड्रो के बारे में तुमने पढ़ा होगा, बॉयल्स के बारे में पढ़ा होगा, चार्ल्स के बारे में पढ़ा होगा, कभी इसके बारे में पढ़ा है? ये तो सिंपल ये बोलता है कि किसी भी गैस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल सम ऑफ प्रेशर्स है। अब वो चाहे इंटरेक्शन के बाद प्रेशर जनरेट कर रहा हो या इंटरेक्शन से पहले प्रेशर जनरेट, उससे क्या मतलब है? ओके सर आपने 1 आवर का बोला था। देखो प्रशांत जगपत जी को ना नींद आने लगी है। 1 घंटे का बोला था तो हम 1 घंटे का नहीं हो पाया, तो 1 घंटे में हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम बकबकी तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो रहे हैं। बस हो गया खत्म। लो मतलब ये वेट कर रहा है 1 घंटा देख के, बस मैसेज कर दिया है मेरे को। अब 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगा, पढ़ो चुपचाप। ये 2 इफेक्ट है एनोजिया और बेंड्स। एनोजिया बेसिकली हेलोसिनेशन है। पहाड़ों पे लोगों को वो दिखते हैं महामानव। देखा तुम लोग बोलते हो ना महामानव, बर्फ माले मानव। जब हिमालय पे लोग जाते हैं ना तो लोगों को भगवान शिव भी दिखने लगते हैं ना। तो भगवान शिव बेसिकली वहां नहीं होते। बेसिकली आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्टेड होता है, भगवान शिव को सोच रहा होता है। भगवान शिव इतना आसानी से नहीं दिखेंगे किसी को। तो भगवान शिव नहीं दिखते, तुम्हारे अंदर एक इल्यूजन हेलोसिनेशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हवा का दबाव कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जिस कारण से हमें भालू भी इंसान दिखने लगता है और इंसान भी भालू दिखने लगता है। तो इसीलिए कभी भी अपने साथ बहुत ज्यादा बाल वाले इंसान को पहाड़ों पे लेके ना जाए, जनहित में जारी। ठीक है? पता चला धक्का मार के आ गए ऊपर से। तो ये एनोजिया क्या है? एनोजिया एक तरह का फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, लो प्रेशर पे ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर रिजॉल्व होती है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और जिस कारण से हमें चक्कर आने लगते हैं, कुछ अजीब अजीब दिखने लगता है पहाड़ों पे। भगवान शिव पहाड़ों पे बैठे हुए दिख जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। हमारे अंदर का वो एक द्वैस है। तो लिख लो इसमें, एनर्जिया इज अ फेनोमेना एट लोअर प्रेशर इन माउंटेन्स। ऐसे लिखो, इन माउंटेन्स ड्यू टू लो प्रेशर the dissolved oxygen in blood, the amount of oxygen dissolved in blood, Sir, in mountains और इन लो प्रेशर जोन, कहीं भी लिखो भाई, माउंटेन भी जरूरत है, लो प्रेशर कहीं भी लो प्रेशर हो सकता है। इन माउंटेन्स और लो प्रेशर जोन the amount of oxygen dissolved in blood decreases, due to which illusion, hallucination, सर डिसॉल्व के बाद dissolved in blood decreases। अभी जो प्रेशर घट गया ना तो ब्लड में ऑक्सीजन क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी तो बताया ना मैंने, प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो लिक्विड में गैस डिसॉल्व होगा। प्रेशर ही घट गया तो ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, जिस कारण से क्या हुआ, इल्यूजन हुआ, हेलोसिनेशन हुआ। हिंदी इंग्लिश लिखना, लिख लो। इल्यूजन, हेलोसिनेशन अकर्स, दिस फेनोमेना इज नोन एज एनोजिया। लिख लो ब्रैकेट में। हाँ बोलो बेटा, आपकी इंग्लिश हमसे बेटर है। मैंने आपको हिंदी में समझाया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। निकिता बताएगी। निकिता बेटा बताना थोड़ा सा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे?
In mountains or low pressure zone, the amount of oxygen dissolved in blood decreases, due to which illusion hallucination occurs. This phenomena is known as anoxia. देखो क्या प्यारा इंग्लिश था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था पर सेंटेंसेस नहीं जुड़ रहे थे मेरे। वेरी नाइस। सर समझने आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में बोला है। बस बस बस, तो लिख लो इसमें। इसीलिए कभी भी किसी बाल वाले इंसान के साथ पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए, उसके दाढ़ी बाल बड़े हों, जनित में जाड़ी। नहीं तो या तो उसको तुम भगवान, नहीं तो या तो उनको तुम भगवान शिव घोषित कर दोगे, नीचे आके पूजा पाठ करना शुरू कर दोगे उसकी, और या नहीं तो उसको भालू समझ के धक्का मार दोगे, ऊपर से नीचे गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वापस आने के लिए मैं तो जा सकता हूँ भाई, मेरे उतने भी बड़े नहीं जा रहे मुझे, मैं जा सकता हूँ। आप चलना। यही जो सामने बैठा है ये, इसका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लक्ष्य, इसके बाल बड़े बड़े हैं। नहीं सर मम्मी पहले ही पीछे पड़ी रहती है। सर मैं तो कहीं नहीं जा सकता फिर। बाबू तुम तो मत ही जाना है, समझ रहे हो, तुम तो मत ही जाना। प्रिया बोली सर आप भी मत जाना। नहीं हम तो जा सकते हैं, हमारे उतरे भी बड़े नहीं है भैया, हमको भगवान शिव मान लेंगे लोग। अगला लिखो बेंड। बेंड क्या होता है? तो बेंड होता है कि जब आप समंदर के नीचे डीप सी डाइविंग करते हैं। मैं हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी निकिता, नहीं इस बार सिरिल करेगी। सिरिल की अंग्रेजी उससे भी अच्छी है। एक बार मैंने बुलाया था मीटिंग में, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोली, हमें नहीं समझ में आ रही थी क्या बोल रही। सुनो ध्यान से, एक बार नहीं सुनो। अब हम लोग जब पानी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जब डीप सी डाइविंग करते हैं, कहाँ पे इन जनरल हम लोग करते हैं डीप सी डाइविंग, गोवा में जाते हैं, बट गोवा में इतना अच्छा नहीं होता। मैं बताता हूँ तुम्हें, सबसे अच्छा डीप सी डाइविंग होता है अंडमान एंड निकोबार में, वहां पे बहुत ही प्यारी होती है। तो उसमें डीप सी डाइविंग में क्या होता है, अपन नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद क्या होता है, पानी का प्रेशर ऊपर से बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन डिसॉल्व जो होता है पानी मतलब ब्लड के अंदर, वो एक्सेस में हो जाता है, और जिस कारण से जगह जगह पे नसें जो होती हैं वो फुली फुली सी दिखेंगी, और इस कारण से तुम्हारा थोड़ा सा अब नॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, और जिस कारण से कभी कभी हार्ट ब्लॉक भी हो जाता है, या फिर नहीं तो तरह जगह जगह पे आपको बॉडी में ऐसे गोल गोल से स्पॉट्स दिखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आई मीन हाई डिसॉल्व, आई मीन मोर डिसॉल्व ऑक्सीजन इनसाइड। तो वो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है नसेस पे, और फिर वो नसेस तुमको बाहर निकले दिखेंगे, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं फिर। तो इसलिए क्या करते हैं लोग डीप सी डाइविंग में, एक सिलेंडर होता है पीछे पे, पीठ पे बांध के, देखो तुम सिलेंडर बांधे होते हैं, उस सिलेंडर में हीलियम गैस भी डाल देते हैं, क्योंकि हीलियम गैस ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है। तो हीलियम गैस क्या करता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, हम सांस तो ले लेते हैं, हमारा मतलब जिंदगी सेफ रहता है, जीवन अपना सेफ रहता है पानी के अंदर, और साथ में वो डिसॉल्व भी नहीं होता। तो वो एक लेवल मेंटेन करके रखता है। ऑक्सीजन जल्दी डिसॉल्व हो जाता है और हीलियम डिसॉल्व हो नहीं पाता, हाई प्रेशर पे भी डिसॉल्व नहीं हो पाता, जिस कारण से हम सांस भी लेते हैं और हमें वो शिकायत भी नहीं आती बेंड की। तो इसलिए हीलियम का एक सिलेंडर साथ में रखा जाता है, 2 सिलेंडर होता है उसके पास, एक होगा ऑक्सीजन का, एक होगा हीलियम सिलेंडर, और फिर दोनों मिक्स होकर तुम्हारे नाक के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। तो ऑक्सीजन तो उस प्रेशर पे डिसॉल्व हो जाता है जब तुम यहाँ पे तैर रहे होते हो, इस जगह पे तुम तैर रहे होते हो, यहाँ पानी है इतने लेवल पे, यहाँ पे तुम तैर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम तैर रहे हो तो इतने प्रेशर, या ये देखो भाई कितना हाई प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, है कि नहीं, इतना सारा वाटर का लेवल, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो क्या आपको पता होगा प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द वाटर पे, है कि नहीं, mgh। तो इस कारण से प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व होगा सिलेंडर के थ्रू, और सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लोगे, वो अंदर जाएगा और पानी में कुछ ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो तुम्हारे नसेस को जगह जगह पे बहुत ज्यादा क्या कर देगा, गोल गोल से फुला फुला सा देता है इसे, और जिस कारण से बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है और तबीयत खराब हो जाती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्लड चॉक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दूसरा सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का रखते हैं। तो इस प्रेशर पे ऑक्सीजन का काम ऑक्सीजन करता है और हीलियम का काम हीलियम करता है। हीलियम इस प्रेशर पे चाह के भी ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हीलियम का KH वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई? बोलो सर वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो तो बात अलग है, वो उस ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम कैसे करता है? देखो ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम नहीं करता, हमें बॉडी के अंदर एक अमाउंट ऑफ गैस चाहिए जिंदा रहने के लिए, है कि नहीं। अब अमाउंट ऑफ गैस में अगर तुमने पूरा पूरा ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन पूरा पूरा डिसॉल्व हो गया, हीलियम उतना डिसॉल्व नहीं हो पाया, तो लेवल मेंटेन हो गया ना।
यस सर। है ना, ऑक्सीजन के इफेक्ट को कम नहीं करता, तुम्हारे बॉडी के अंदर मेंटेन करता है वो गैस का ब्लड के अंदर का डिसॉल्व होने का जो एक अपना पर्टिकुलर रेशियो होता है। अगर कुछ ज्यादा डिसॉल्व हो तो भी खराब है, कम डिसॉल्व हो तो भी खराब है ना। तो बस सिरिल इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जल्दी बताओ, ट्रांसलेशन फटाफट। Due to increase in pressure, the oxygen gets dissolved more, which can cause the veins to appear puffy. That can cause abnormal behavior. Thus, in order to prevent this, scuba divers carry cylinders that contain helium, which can lower down the effect of it. Very good. And this phenomena of that क्या बोला उसको तुमने? Puffiness. हाँ, puffiness is bend, known as bend. अबे लिखो तो ना सिरिल, फिर से तुम धीरे धीरे बोलो, टीचर की तरह डिक्टेट करो, टीचर की तरह डिक्टेट करना बेटा, फास्ट में मत भागना, में भी समझ में नहीं आई थी अभी, फिर से धीरे धीरे बोलो। Due to increase in अब pressure. फिर स्पीड, ड्यू Sir, टू increase in pressure, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। the oxygen अब रुको बाबू, बिहार वाले भी हैं कुछ यहाँ पर। हाँ, द ऑक्सीजन gets dissolved gets dissolved at a faster rate, at a faster rate, which can cause the veins the veins to appear puffy. to appear puffy. puffy का मतलब बेटा फुला फुला सा। Thus, नसेस अपन दिखते हैं, नसेस कभी कभी देखा ना, जगह जगह पे ऐसे गोल गोल से रहते हैं ना, वो इसी कारण से होता है। हाँ बोलो बेटा आगे। to prevent this, scuba divers स्कूबा बेटा डीप सी डाइविंग को ही बोलते हैं स्कूबा, वो एक नाम है उसका। हाँ, डीप सी डाइवर्स, हाँ डाइवर्स कैरी cylinders which contain scuba diver carry helium cylinder along with oxygen, right? Yes. आगे बेटा, which prevents the abnormal behavior. Abnormal blood flow और puffiness और whatever जो भी उससे होता है। ठीक है बेटा? यस सर। हीलियम क्यों लगेगा अंदर बताओ? हीलियम का KH वैल्यू बहुत ही ज्यादा है ना, तो वो डिसॉल्व नहीं होता, बट सांस लेने के काम में आ जाता है। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो, तो इसी के साथ हमारा हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड चैप्टर समाप्त हुआ। तो चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब इससे पहले फैजल सर ने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, मुझे तो बीच से 2 चीजें पढ़ाने मिली, ऑल्दो मैं पढ़ाता नहीं हूँ इन बिटवीन कभी भी कोई चैप्टर, लेकिन वो मेरे एब्सेंस में मेरा काम कर रहे थे तो मैंने उनके एब्सेंस में अपना काम कर दिया। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। टीचर तो बता दीजिए। क्लास की थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी क्लास हो जाती है। अब क्लास की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी मेंटेन रखिए सर, लेकिन ज्यादा भी कम मत करिए, और मतलब छुट्टी वाले दिन छुट्टी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। देख रहे हो इंसान को, देख रहे हो इंसान की चाहतें कभी मर ही नहीं सकती। एक समय ऐसा होता था तो मेल पे मेल, सर क्लासेस बढ़ाओ कम हो रहे हैं। आज फैजल सर नहीं आए, कल सुधांशु सर नहीं आए, परसों ये नहीं आया, तरसों वो नहीं आया। अब देखो, अब जब क्लासेस बहुत हो रही है तो क्लासेस इतनी हो रही है, हम समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सर सही है क्लासेस की फ्रीक्वेंसी। अरे सुनो भाई सुनो, अभी ना देखो, अभी ना तुम्हारे माइंड के अंदर ना एक कीड़ा नहीं आया है। वो कीड़ा क्या है बताता हूँ। वो कीड़ा है साल नेक्स्ट ईयर एग्जाम का कीड़ा, डर वाला कीड़ा अभी तक नहीं। अभी तुम्हारे दिमाग में है कि हाँ भी 1 साल है मेरे पास, ठीक है। ऑल्दो एग्जाम्स अभी तक हुए भी नहीं है, जेईई मेन बचा हुआ है, नीट बचा हुआ है, सब बचा हुआ है अभी तक। तो इस कारण से वो कीड़ा, वो डर वाला कीड़ा भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, तो तुम फ्री होकर खेल सकते हो। अभी फ्री होकर खेलो। अभी डरोगे नहीं ना तो तुम 10 घंटे भी पढ़ोगे ना, मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि कुछ नया चल रहा है।
आज से 4 महीने के बाद जब सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, जब ऑलमोस्ट चीजें सेटल्ड हो जाएंगी, फिर तुम्हारे अंदर उस डर का कीड़ा आना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हारे फुल टेस्ट शुरू हो जाएंगे, या फिर तुम्हारे एग्जाम को 6 महीना 7 महीना बचेगा, कोई बोलेगा जेईई मेन जनवरी में हो रहा है, कोई बोलेगा फरवरी में हो रहा है, कोई बोलेगा मार्च में हो रहा है, तरह तरह के वीडियोज आ रहे होंगे, ये वाला स्टार वो वाला स्टार, जगह 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 चीजें चल रही होंगी, हम भी तुमको डरा रहे होंगे, वो भी तुमको डरा रहे होंगे, बहुत डर जाओगे। तो तुम्हारा सिलेबस अगर उस समय में तेजी से भागा तो ना समझ में आएगा और सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि अभी चीजों को जल्दी रिलैक्स कर लो। जुलाई होते होते अपना 50% सिलेबस लगभग एक जगह ले आओ, उसके बाद बचे हुए 4-5-6 महीने के अंदर बचे हुए सिलेबस भी उड़ा लेंगे। लेकिन अभी ना रहने दो फुल पेस में क्लास, अभी मना मत करो इस चीज के लिए। यस सर, ठीक है, रिवीजन भी हो जाता है, ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है अभी। ठीक है, थोड़ा सा भी मान लेते हैं, अगर थोड़ा होता भी है स्ट्रेच, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेच ना तुम्हें एंजॉय करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी तुम एंजॉय कर सकते हो इसको। आज से 4 महीने के बाद तुम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, किसी हालत में नहीं करोगे। जब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा एग्जाम एट हैंड है, बोर्ड और ये, तब से तुम इस प्रोसेस को एंजॉय करना बंद कर दोगे। सर कल के क्लास के नोट्स नहीं हुए अपलोड? टाइम पे भेजा करो, थोड़ा लेट हो जाते हैं। ठीक है, मैं कर दूंगा। कल तो आपने क्यूआर कोड दिया था। क्यूआर कोड काम नहीं कर रहा था ना? कर रहा था सर। अच्छा, कर रहा था क्या? चलो मैं आज का भी कर दूंगा, कल का भी कर दूंगा, डोंट वरी। दोनों सर क्यूआर कोड कहाँ पे दिया था? क्यूआर कोड कहाँ दिया था? क्यूआर कोड क्लास में दिया था। अब तुम अगर बाद में उसको स्कैन करोगे तब नहीं मिलेगा। बोल रहा है बच्चा मैं क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर रहा है, मेरे को टेलीग्राम पे लिख रहा है। अबे चिल्लर, जब तक वो बोर्ड पे रहेगा नोट्स तब तक वो क्यूआर कोड काम करेगा, उसके बाद नहीं काम करेगा वो। सर वो रिकॉर्डिंग देख रहा है और क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है, कभी नहीं होगा वो। सर टीचर कौन? रिवीजन का बता देते हैं कैसे आप ही पढ़ाना जीओसी। निकिता, जीओसी का तो अभी कपिल सर शायद पढ़ाएंगे। कपिल जैन सर। कपिल जैन सर के बारे में जितना बताऊं उतना कम है, और वो गुरु हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। बाकी जो भी टीचर तुमको इस बैच में मिलेंगे थ्रू आउट किसी भी चैप्टर के लिए, वो अपने फील्ड के मास्टर्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी नया टीचर नहीं आएगा इस क्लास में पढ़ाने के लिए, चाहे वो हिमांशु पांडे सर हो, चाहे वो कपिल जैन सर हो। ये सब अपने समय के, अपने इस समय के, हर समय के बहुत ही धुरंधर टीचर्स हैं, जिनसे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हमारे भी बहुत गुरु टाइप हैं वो लोग। तो वो लोग पढ़ाएंगे आपको, इससे टेंशन मत लो। बाकी सुनो एक बात और, 2 तरह के टीचर होते हैं, एक होते हैं टीचर, एक होते हैं परफॉर्मर, एक होते हैं टीचर प्लस परफॉर्मर। ठीक है, तो कुछ टीचर्स तुम्हें परफॉर्मर नहीं मिलेंगे, तो तुम यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं आते हो, नॉलेज के लिए आते हो, तो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके नॉलेज को लेंगे, उनको बहुत कुछ आता है, जितना डीप में जाओगे उतना डीप में समझाएंगे वो लोग। लेकिन कभी भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत आना कि टीचर क्लास में नाचेगा, गाएगा, सुनाएगा, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। 18 साल 19 साल से ऑलमोस्ट पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बराबर उनके बच्चे हैं, तो वो कभी भी इंटरटेन नहीं करेंगे इस मामले में। बाकी एक्सपेक्टेशन अगर सही सेट होगा कि हाँ मैं आईआईटी तैयारी करने आता हूँ, मुझे डीप में हर कुछ चाहिए, तो तुम वहां पे इस प्रोसेस एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, हाँ बोलिए आगे क्या बोल रहे थे? सर एड्रेस तो हमसे ले लिया था वो मॉड्यूल्स के लिए। हाँ, तो उसका कब तक कितना प्रोसेस अभी लग जाएगा? मैं 10 दिन से टच में नहीं था, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, मॉड्यूल्स तो हर दिन पैक हो रहे हैं ऑफिस में ही, मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कितने हो गए हैं। ठीक है, सर बारकोड दे देते हैं नोट्स का। इसमें नहीं है बारकोड, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, बैठता हूँ अपलोड करता हूँ नोट्स। ठीक है, केमिस्ट्री का रिवीजन का बता दें। सर नोटिफिकेशन में कुछ क्लास 11 के टॉपिक्स के भी ट्यूटोरियल शीट्स डिस्कशन हो सकते हैं क्या? ऑर्डर कहां से करने थे? सैटरडे को तुम्हारा डिस्कशन का एक ट्यूटोरियल सेशन होता है ना? यस एक चैप्टर खत्म हुआ तो हुआ होगा ना? सॉलिड्स में हुआ था ना? सॉलिड्स में हाँ सर। अब वैसे ही लिक्विड में भी होगा। अब जब लिक्विड में होगा तो उसके बाद मान लो अभी 2 वीक से खाली था, 3 वीक से खाली था ना वो सैटरडे का स्लॉट, तो किसी दिन क्लास में टीचर को ही बोल देना आप, या मैं ही डाल दूंगा रिक्वेस्ट कि 11th क्लास का कोई एक चैप्टर इसको रिवीजन के लिए चाहिए, या फिर उसके डाउट से बच्चों को, तो आप उस चैप्टर का नाम बता देना, मैं उसके डाउट सेशन रखवा दूंगा। ठीक है सर, आया नहीं सब कराएंगे, अभी महीना मई का ही चल रहा है, सब कराएंगे। हाँ, जाऊं अब? बाय सर।
बाय Thank you, sir. बाय 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 बाय। गुड नाइट।